Hello everyone, I'm Jayant Sattari. Today we are going to cover the rest of the constitution bodies one by one. So the very first we have is National Commission for the Scheduled Caste, then Scheduled Tribes. So अगर हम बात करते हैं National Commission for Scheduled Caste, so it is a constitutional body and mentioned under Article 358 of Indian Constitution. So in brief, you have number of constitutional bodies in this manner. Like we have for SCs, that is Scheduled Caste. Then we have for Scheduled Tribes, women, minorities, human rights, and for children. So these are the prominent national commissions. If we talk about Article 338, so originally Article 338 के अंदर there was not a commission, there was an officer. एक ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट साहब, ऐसा बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो दो चीजों के ऊपर डील करेंगे, पहला शेड्यूल्ड कास्ट और दूसरा शेड्यूल्ड ट्राइब्स. अब अगर क्वेश्चन आए कि व्हाई दीज कास्ट आर शेड्यूल्ड, so the reason behind is that the inclusion of caste in the category of schedule does not mean that they are marginalized caste or they are alienated or left out caste. Simply meaning is that they have been provided the legal protection for a certain time period so that they can also come on the mainstream platform. So the meaning schedule is signifying the temporary provisions of legal protection of legal immunity which have been provided to certain castes on the basis of certain grounds like historical injustices. When we talk about the scheduled caste, then the high level of poverty, illiteracy. So these are some measures which provide the sanction behind the scheduled term. तो आर्टिकल 338 के अंदर जो ऑफिसर थे, इनको रिपोर्ट करना था प्रेसिडेंट को जितने भी ग्रीवियंसेस हैं एससी एसटी से रिलेटेड, इसके बाद जो भी लीगल सेफगार्ड उनके लिए लेने चाहिए, पॉलिसी मैटर्स में, एग्जीक्यूटिव मैटर्स में, सारी चीजें बता दो. 1978 के टाइम पे जो ये ऑफिसर थे, इन ऑफिसर के साथ में कुछ और ऑफिसर जोड़े गए थे, यानी इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया था. तो ऐसा बोला जाता था कि ये जो ऑफिस है, पहले एक ऑफिसर था, फिर ये ऑफिस बना, और 1987 के अंदर हम बोल सकते हैं कि ये जो ऑफिस था इसको नेशनल कमीशन का दर्जा दिया गया फॉर एससी एसटी. बट nonetheless it was not a constitutional body because जो constitution nonetheless it was not a statutory body because in the 1990s जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है 1990 के अंदर, जिसका नाम है 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. और उसके बाद मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन आता है एससी एसटी के लिए, जो कि कमिश्नर को, जो कि ऑफिसर थे, उनको रिप्लेस करके एक ऐसे मल्टी मेंबर बॉडी आती है. और 89th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, जो कि 2003 के अंदर आया, वहां पर बाइफरकेट किया जाता है कि नेशनल कमीशन एसटी के लिए अलग होगा, एसटी के लिए अलग होगा. जो एसटी है वो 338 में ही रहेंगे और जो ट्राइब्स हैं वो 338 ए के अंदर आए. तो हम बोल सकते हैं कि 2003 के बाद से हमारे यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट कमीशन है, वन फॉर एससी एंड वन फॉर एसटी. अगर बात करें कॉम्पोजिशन की, तो दोनों ही जो कमीशन है, दोनों के जो कॉम्पोजिशन है दैट इज 5 मेंबर बॉडी, जिसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं, 3 अलग से मेंबर्स होते हैं. प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अपने वारंट के अंदर, जो कि उनकी हैंड और सील के बिहाफ पर होता है. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है, ऑपोजिशन का कोई रोल नहीं है, जुडिशरी का कोई रोल नहीं है, और जितना भी इनका टर्म्स एंड कंडीशन होता है एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या क्या इनका जुरिस्डिक्शन होता है. पहला, ये इन्वेस्टिगेट करते हैं जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड एससी एसटी को दिए गए. दूसरा, अगर कोई इनके पास कंप्लेंट आती है कि हमें जो सेफगार्ड दिए गए हैं उसमें हम कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहते हैं, हमारे को ढंग से नहीं दिए जा रहे, तो उसको ये ट्रीट करेंगे. और इसके अलावा जो भी लॉ बनता है उसमें नेशनल कमीशन एससी एसटी से रिलेटेड रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स को हाईलाइट करवाना है, या फिर एससी एसटी कम्युनिटी के हित खराब ना हो, ऐसी कोई रिकमेंडेशन देनी है, तो वो भी ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को टाइम टू टाइम देते रहते. प्रेसिडेंट को इस साल में एक बार रिपोर्ट सबमिट करते हैं, और अगर प्रेसिडेंट किसी और टाइम में से मंगाना चाहे तो मंगा सकते हैं. अपने रिकमेंडेशन देते हैं अलग अलग वेलफेयर के ऊपर, किस तरीके से अपने अपनी कम्युनिटी का वेलफेयर किया जा सकता है, और कुछ अलग मैटर्स भी अगर प्रेसिडेंट इन्हें देना चाहे तो वो दे सकते हैं. इसके बाद अगर हम बात करें तो कमीशन की कुछ पावर्स हैं. क्या पावर्स हैं? अपने आप
प्रोसीजर ये रेगुलेट कर सकते हैं, जिसके अंदर इन्वेस्टिगेट करेंगे मैटर्स। हमने देख लिया प्लानिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिपोर्ट सबमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पर जो इनके पास पावर है वो है सिविल कोर्ट की पावर। सिविल कोर्ट की पावर का मतलब होता है 5 तरीके की पावर जो एज अ कोर्ट के पास होती है, लेकिन किसी और को भी दी जा सकती है। पहला होता है आप किसी को सम्मन करो, एनफोर्स करो। सम्मन करने का मतलब है आपको मैंडेटरी आना पड़ेगा, नहीं आओगे तो पुलिस आपको उठाकर ले जाएगी, ये होता है सम्मन। दूसरा होता है आप से कुछ भी डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है, यानी आप आपसे बोला जा सकता है कि कुछ भी आप लीगल डॉक्यूमेंट हमारे को सबमिट करिए, सिविल कोर्ट की पावर। तीसरा, आप सरकारी जो ग्रीन पेपर होता है एफिडेविट, सरकार की स्टैंप लगवा के आप वो जो है वो भी सबमिट करिए, ऐसी पावर सिविल कोर्ट के पास होती है। पब्लिक रिकॉर्ड किसी कोर्ट या किसी ऑफिस के अंदर से मंगवाना है वो पावर। इसके अलावा किसी विटनेस को बुलाना है वो पावर, या फिर कोई अलग पावर जो प्रेसिडेंट से पूछ करिए कर सकते हैं। तो ये सारी जो है इनकी पावर्स होती हैं। और जब हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है जिसको रिप्रेजेंटेशन भी दिया जाता था टिल 2020, लेकिन उसके बाद 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत दो चीजें की गई। पहला, जो एससी और एसटी की रिजर्वेशन है उनको 10 साल यानी 2030 तक बढ़ाया गया है, और एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन को कर्टेल कर दिया गया, यानी नल एंड वॉइड, अब नहीं जरूरत है तो नहीं देते हैं, जो कि लोकसभा के अंदर दी जाती है। तो एंग्लो इंडियन से रिलेटेड जितने मामले हैं वो भी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ही देखता है। अब अगर बात करें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, तो अभी अभी हमने बात की कि 338A के अंदर ही मेंशन है 5 तरीके से 5 इसके मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 अदर मेंबर्स। और सारा काम वैसा ही होता है जैसा वो करते हैं, बस वहां पर कास्ट के लिए करते हैं, यहाँ पे ट्राइब के लिए करते हैं। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एससी एसटी के लिए, तो हमारे फंडामेंटल राइट 14 इक्वालिटी की बात करता है। दो तरीके की इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो कि यूएस से लिया गया। आर्टिकल 15 जिसमें बात करती की जाती है कि आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कुछ ग्राउंड के ऊपर, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ, इनके ब्याह पर नहीं होगा, प्लेस के ब्याह पर आपके साथ हो सकता है। एग्जाम्पल, जम्मू कश्मीर में आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, उत्तराखंड में 350 गज से ज्यादा नहीं ले सकते। और इसी तरीके से हर स्टेट के अपने अपने कानून है, और डोमिसाइल की भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं आर्टिकल 16, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी, और रिजर्वेशन आपको दी जाती है। तो ये एज एन एक्सेप्शन है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के रूप में आर्टिकल 15 क्लोज 4 के अंदर इसका मेंशन होता है। और सीनियोरिटी की जब हम बात करते हैं तो ये भी काफी बार हमने न्यूज में देखा कि आर्टिकल 16 क्लोज 4 सबसेक्शन ए, तो इसमें बात की जाती है कि रिजर्वेशन आपको दी जाएगी प्रमोशन में सीनियोरिटी के बिहाफ पर। इसके अलावा आर्टिकल 17 जो है उसमें आपके साथ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत नहीं होगा, तो जो कि पहले होता था। जब हम विलेज और रिमोट एरियाज की बात करते हैं जहाँ पर जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। और जब हम सोसाइटी के अंदर पढ़ते हैं कि देवर सब्जेक्ट टू हाई क्लास ऑफ injustices in the form of they were having brushes tied on their back and the earthen pot tied on the neck to spit, so that the upper caste whenever they come from the behind they do not uh, use the similar kind of sand behind their feet, below their feet। आर्टिकल 25 के अंदर हम बात करते हैं इंडिविजुअल के रिलीजन की बात होती है यहाँ पर। तो एससी एसटी भी अपने जो उनके कस्टम्स हैं, अपने उनके ट्रेडिशन है उनको निभा सकते हैं। आर्टिकल 29 30 के अंदर हम बात करते हैं कल्चरल एंड माइनॉरिटीज की, जिसमें आप जो अलग अलग कास्ट हैं आप उनको कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने दोगे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर। और आर्टिकल 46 जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, जो कि कहते हैं एससी एसटी के लिए प्रमोशन करने के लिए उनकी जो नेटिव चीजें हैं उनके अंदर जो उनके जो कस्टम्स है, ट्रेडिशन है, उनको प्रमोट तो करेंगे आप एज अ स्टेट, और दूसरी जिम्मेदारी आपकी उनको एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनके फुलफिल। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जैसे हम देख सकते हैं स्टेट के लेवल पर आर्टिकल 164 कहता है कि कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर शेड्यूल कास्ट का मिनिस्टर आएगा, जो कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, हमारे यहाँ पर ऐसे होते हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर भी जब पीसा एक्ट की बात करते हैं वहां भी इस तरीके के मिनिस्टर हम देखते हैं। और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग, शेड्यूल कास्ट के लिए अलग। और सेंट्रल लेवल पर भी हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट के लिए अलग रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब्स के अलग 18% है, और एक के लिए आई थिंक 17% है, और ओबीसी के लिए 27% है, और बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए 10 एंड द रेस्ट इज 40% फॉर द जनरल। आर्टिकल 243 और 243 टी के अंदर, डी और टी के अंदर हम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के अंदर रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो यानी ये सारी रिजर्वेशन है
आर्टिकल 330 के अंदर लोकसभा, 332 के अंदर स्टेट असेंबली के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि राज्यसभा के अंदर वी डू नॉट हैव सच काइंड ऑफ रिजर्वेशन मेंशन एज सच फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड फॉर द शेड्यूल ट्राइब, बट बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन वी हैव, क्योंकि दोनों हाउसेज में होती है SC ST के लिए रिजर्वेशन, तो आई थिंक द आर्टिकल इज नॉट मेंशनिंग दैट, वी हैव अ डिफरेंट आर्टिकल फॉर दैट। अब अगर बात करें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो बैकवर्ड क्लासेस का सिंपल सा लेना देना ओबीसी कम्युनिटी से है। हम जानते हैं कि जो मंडल कमीशन आया और उसके बाद PM नरसिम्हा राव के टाइम पर जब हमने देखा कि अ, जो मंडल कमेटी की जो रिपोर्ट थी उनको रिकमेंडेशन माना गया, और 1993 के अंदर बैकवर्ड कमीशन के तौर पर जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का गठन होता है अंडर आर्टिकल 340। तो हमने देखा कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, ऐसा जो है बोला गया था मंडल कमीशन के द्वारा कि 27% इनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, और 50% से ज्यादा जो इंडिया की जो सिटीजन है उनमें ओबीसी की भागीदारी है, और लैंडलेस टेनेंट फार्मर इनके अंदर सबसे ज्यादा है। तो इसी की रिकमेंडेशन को मानते हुए जो 1992 के अंदर है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास हमारा आता है, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको वैलिड डिक्लेयर किया था जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला था कि आप जो है इसका गठन ऐसा कीजिए द परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी। तो अगर बात करें 1993 के अंदर सबसे पहली बार ये स्टैब्लिश हुआ, 1992 के अंदर रिकमेंडेशन जो आई, और तब से ये एज ए नेशनल कमीशन काम कर रहा है, लेकिन अभी तक भी इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा नहीं मिला था। नेशनल कमीशन के तौर पर एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी काम करता था, लेकिन 2018 के अंदर 102nd अमेंडमेंट लाया गया पार्लियामेंट के द्वारा और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। तो जब हम बात कर रहे थे आर्टिकल 338 जो कि SC, आर्टिकल 338A जो कि ST, इसी के सब्सिक्वेंट में जोड़ा गया आर्टिकल 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, और तब से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया गया है। और इसकी भी जो कॉम्पोजिशन है वो 5 मेंबर है, चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे और 3 अलग मेंबर होंगे। तो यहाँ पर एग्जैक्ट देख सकते हैं एक चेयरपर्सन जो कि जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, लेकिन रिटायर होने चाहिए। दूसरा सोशल साइंटिस्ट होने चाहिए, आप किसी को भी ले सकते हैं, इसमें सोशल प्रोफेसर हो सकते हैं, इसमें साइंटिस्ट सोशल साइंटिस्ट हो सकते हैं। 2% जिसको स्पेशल नॉलेज हो बैकवर्ड क्लासेस की, और मेंबर सेक्रेटरी जो कि कॉम्पोजिशन का पार्ट तो नहीं है बट एज एन असिस्ट करते हैं सेक्रेटरी असिस्टेंट से। अगर हम बात करें टर्म ऑफ ऑफिस क्या है तो 3 साल, और जितने भी फंक्शंस हैं वो एग्जैक्टली सेम है जैसे नेशनल कमीशन फॉर SC ST के। देखे सिविल कोर्ट की पावर है, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जेल में जा सकते हैं, अगर कोई ओबीसी लड़का या लड़की बंद है जेल के अंदर तो उनको देखने जा सकते हैं कि किस तरीके से उनकी जो जेल अथॉरिटीज है वो प्रिजन मैनुअल को फॉलो कर रही है नहीं कर रही, रिकमेंडेशन कर सकते हैं, सेमिनार करवा सकते हैं, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि ओबीसी जो है उसके लिए आप अलग अलग स्टेप्स उठाइए, रिजर्वेशन का एनलार्जमेंट कीजिए। इसके अलावा प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भी देते हैं, जैसा कि हमने दूसरे कमीशन के सिलसिले में भी देखा। अब अगर हम बात करें तो वी हैव GST काउंसिल। तो GST काउंसिल हमने देखा 2016 के अंदर आई, लेकिन ऐसा मानते हैं कि जो GST काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है वो कहीं ना कहीं 2008 या 2007 के आसपास जो है बजट में भी आई थी कि GST काउंसिल जो है फॉर द इनडायरेक्ट टैक्सेस वन नेशन वन टैक्स के तौर पर आनी चाहिए, और कहीं ना कहीं 2016 के अंदर वन नेशन वन टैक्स का जो प्रिंसिपल है उसको इफेक्टिव करने के लिए हमारे यहाँ एक अमेंडमेंट किया गया, 101st अमेंडमेंट है 2016। ये एग्जैक्ट अमेंडमेंट प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी था आई थिंक इन द ईयर 2009, 18 और 19। ये किससे रिलेटेड करता है तो GST इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की जो मूवमेंट है उस रेजीम को वन नेशन वन टैक्स के अंदर लाया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया था क्योंकि ये पार्ट था और ये जो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है आई थिंक इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, इसीलिए स्टेट की भी यहाँ पर कहीं ना कहीं 3/4 मेजोरिटी की हम बात करते हैं जब GST की काउंसिल की कन्वेंशन होती है, मीटिंग होती है रेस्ट ऑफ द पार्ट। GST का जो अमेंडमेंट एक्ट है इसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया आर्टिकल जोड़ा 279A, यानी 279 पहले से है, इसमें सब सेक्शन जोड़ा गया। आर्टिकल 279A इंटरकोर्स मूवमेंट की बात करता है, इंटर स्टेट फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करता है इन द फाइनेंशियल रिलेशन ऑफ द सेंटर। अगर इसके बाद बात करें तो ये
जीएसटी काउंसिल का गठन करने की बात करते हैं कि सेंट्रल लेवल पर जीएसटी काउंसिल आएगी। प्रेसिडेंट जो है इस काउंसिल को बनाएंगे। इसका एक सेक्रेटरीट होगा जो कि नई दिल्ली, जो कि कैपिटल है, वहां पर स्टैब्लिश होगा। और जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, उस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के जो सेक्रेटरी हैं, वो जो है इस सेक्रेटरीट के सेक्रेटरी होंगे। और जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर कि हु बिकम्स द फाइनेंस मिनिस्टर, तो जब हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 4 से 5 डिपार्टमेंट हैं। जो उनसे भी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी की एज बड़ी होती है, उसको फाइनेंस सेक्रेटरी माना जाता है, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट चाहे, चाहे वो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट चाहे, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहे। एज सीनियोरिटी के बिहाफ पर यहाँ पर भी फाइनेंस सेक्रेटरी की पोस्ट जो है उसका पालन किया जाता है। इसके अलावा नेशनल मार्केट बनाने की बात है, इनडायरेक्ट टैक्स को एक एम्बिट में लाने की बात है। तो अगर बात करें जीएसटी काउंसिल अगर बनी तो क्या क्या इसके कंपोजिशन होंगे। कंपोजिशन के अंदर हम देखते हैं कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि अभी करंटली वी हैव श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, शी द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो चेयरपर्सन है। इसके अलावा जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज, मिनिस्टर ऑफ, एक हम कैबिनेट मिनिस्टर की बात करते हैं और एक हम स्टेट मिनिस्टर की बात करते हैं यूनियन लेवल पर, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं और इंडिपेंडेंट चार्ज होता है उनका, और काउंसिल का पार्ट भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो दूसरे नंबर पे। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री या फाइनेंस डिपार्टमेंट के इंचार्ज होते हैं, वो इसका मेंबर होते हैं। इसके अलावा कौन कौन हो सकते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, जो कि मेंबर पूरी काउंसिल के चुनते हैं और उनका टर्म भी डिसाइड किया जाता है। यूनियन कैबिनेट जो है वो एक इंसान को और इसमें काउंसिल में ऐड करती है एज अ परमानेंट इनवाइटी, जिनका जो ऑफिस है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के जो चेयरपर्सन है वो भी इसके परमानेंट इनवाइटी होते हैं। अगर हम बात करें फंक्शन या डिसीजन, तो इसमें बात कर सकते हैं कि जो डिसीजन होता है वो मीटिंग में यूनानिमस लिया जाता है, यूनानिमस डिसीजन यानी सर्वसम्मति से लिया जाता है। इसके अलावा 1/2 जो मेंबर है वो कोरम है। हर डिसीजन मेजोरिटी से लिया जाएगा, 3/4 मेजोरिटी है प्रेजेंट एंड वोटिंग की। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की वोट की बात करें तो 1/3, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें जितनी भी बैठेंगी तो 2/3। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या क्या फंक्शन है, तो जितना भी टैक्सेशन से, सेस, सरचार्ज से रिलेटेड मैटर होता है सेंटर स्टेट के बीच में, लोकल बॉडी के बीच में, वो उसके ऊपर जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी 2016 के बाद। दूसरी चीज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर क्या डालना है क्या निकालना है ये डिसाइड करते हैं। इसके अलावा इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के बीच में अगर जीएसटी कितना लगाना है, यानी टैक्स बार स्लैब डिसाइड करने हैं, 18%, 24%, 28%, वो जीएसटी काउंसिल करेगी। इसके अलावा कोई स्पेशल रेट लगाना है, स्पेशल टैक्स लगाना है, अगर कहीं पर कैलामिटी होगी है तो उसकी भुगतान करने के लिए कहीं पर बढ़ाना है टैक्स, वो जीएसटी काउंसिल करती है। इसके अलावा कोई और मैटर है जो काउंसिल को लगे कि हम इनडायरेक्ट टैक्स के एम्बिट के अंदर आता है उसको ले सकते हैं, वो। और इसके अलावा कुछ हमारे मैटर्स हैं जैसे कि पेट्रो प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा हमारे जो कुछ अलग मैटर्स हैं जो कि रेजिजुअरी हम बोल सकते हैं फिलहाल में, उनको भी जीएसटी काउंसिल डील करती है। अगर इसकी बात करें कौन कौन से ऐसे मैटर है, तो आई थिंक 4 to 5 है, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, और नेचुरल गैस, और एक जो हमारे सिविल एविएशन में टरबाइन फ्यूल यूज होता है, एविएशन टरबाइन फ्यूल। ये मैटर है जिनके ऊपर जो काउंसिल है वो ही सुप्रीम अथॉरिटी है डिसाइड करने के लिए कि कब उनको उनके ऊपर जीएसटी लगना है। इसके बाद हमारे यहाँ जो जीएसटी कंपेंसेशन एक एक्ट है 2017, जो कि 5 साल के लिए दिया गया था, और हो सकता है उसको अभी कर्टेल भी कर दिया हो, जिसमें कि जो भी स्टेट ऐसे हैं जो शुरुआत में जीएसटी मॉडल को अपनाने में जो टेक्निकलिटीज की दिक्कत आती है, और जब वो टैक्सेशन नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं अच्छे से, तो उनको कंपेंसेशन करने के लिए जीएसटी कंपेंसेशन एक्ट आया था, जिसमें से जो सेंट्रल पूल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स होगा वहां से कुछ एडिशनल फंड भी जो है कुछ स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। और अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो ऑलरेडी इट वाज नॉट पार्ट, लेकिन 2019 का जो रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट आया उसके बाद से हम देखते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वहां भी जीएसटी काउंसिल ही अभी इफेक्टिवली काम कर। अब हम बात करते हैं पार्ट 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर मेरिटोरियस इंस्टीट्यूशन को अपहोल्ड करने वाली एजेंसी के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट के लिए अलग है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और
यूनियन लेवल और पूरी यूनिफॉर्मिटी के लिए हमारे यहाँ यूपीएससी। तो यूपीएससी क्या करती है, एग्जाम कंडक्ट कराती है सेंट्रल लेवल एग्जाम्स के लिए। सेंट्रल लेवल एजेंसी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए, उसमें कि ऑल इंडिया सर्विस भी आ गई, सेंट्रल सर्विसेज भी आ गई, आप लोगों को ये सारी चीजें पता ही है। इसके अलावा जो यूपीएससी है उसके जो आर्टिकल है वो है 315 से लेकर 323। अगर हम बात करें तो ये एक रिक्रूटिंग, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है जो कि बहुत ही इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन माना जाता है जब हम मेरिटोरियस सिस्टम की बात करते हैं। इसके अलावा इसके कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन में हम बात करते हैं कि एक चेयरमैन होते हैं और मेंबर्स होते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं जितने प्रेसिडेंट चाहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेंथ के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, यानी प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने मेंबर्स हो सकते हैं। 100 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 2 भी हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो कन्वेंशन है वो कन्वेंशन है 10 से 12 का, इतना ही रहते हैं मेंबर। और क्वालिफिकेशन भी नहीं प्रोवाइड की गई है, बस ऐसा ही बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जितने भी टोटल होंगे उनके उनके अंदर से 1/2 जो है वो ऐसे होने चाहिए जिन्होंने 10 साल के लिए कम से कम भारत सरकार के अंदर विभिन्न पदों पर काम किया। और अभी विभिन्न पद यहाँ पर हम जो है गैजेटेड ऑफिस की बात ही कर रहे हैं, नॉन गैजेटेड की बात नहीं कर रहे हैं। अगर चेयरमैन और मेंबर्स की बात करें तो इनकी जो एज लिमिट है दैट इज 65 ईयर्स। 65 ईयर्स के बाद इनको रिटायर होना पड़ेगा, देयर इज नो प्रोविजन फॉर एक्सटेंशन। और किसी भी टाइम रिजाइन भी कर सकते हैं, रिजाइन लेटर प्रेसिडेंट साहब को देना है। और प्रेसिडेंट जब चाहे इन्हें हटा भी सकते हैं, प्रोवाइडेड देयर इज बैनर विच इज अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट रिमूवल जज, जिसके अंदर बात की जाती है कि आप रिमूव कर सकते हैं 2 सर्कमस्टांसेस के ऊपर। पहला, सॉरी रिमूव नहीं, आप जो है रिमूव कर सकते हैं एक प्रोसेस के ऊपर। पहला, आप जो है इंसॉल्वेंट हो गए हैं, यानी आप कंगाल हो गए हैं। और दूसरा, आपने कोई दूसरी नौकरी भी पकड़ी हुई है, आप किसी पेड एम्प्लॉयमेंट पर काम करते हैं और ऐसा पता लग जाता है। और तीसरा, आपकी जो मेंटल हेल्थ है या फिर आपकी जो बॉडी की हेल्थ है वो फिट नहीं है कि आप इतनी बड़ी एजेंसी को डील कर, इतनी बड़ी एजेंसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका निर्वाह कर सके। तो इसको बोला जाता है इन्फर्मिटी ऑफ बॉडी और माइंड, यानी आपकी बॉडी और माइंड जो है स्थिर नहीं। इसके अलावा वही सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह 2 कंडीशन, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। उस केस में सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी कैसे होगी, पैनल बनेगा, पैनल जो है 3 मेंबर्स का होगा, रिमूवल के लिए एडवाइस करेंगे और एडवाइस जो दी वो बाइंडिंग होगी। आप टाइम नहीं खराब कर सकते हैं, अगर आप प्रेसिडेंट है तो सुप्रीम कोर्ट का टाइम मत खराब कीजिए, आप हमें मैटर दीजिए, आपको रिकमेंडेशन देंगे, बाइंडिंग है, हटाइए फिर आप। इसके अलावा जो मिसबिहेवियर का टर्म है, हम देखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन है। अगेन आई एम रिटरेटिंग द सेम थिंग, क्वेश्चन आता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। मिसबिहेवियर टर्म इज डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के जितने भी एमओयू साइन होते हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, जितने भी टोट साइन होते हैं, उनके अंदर भागीदारी है। एग्जाम्पल कोल स्कैम केस, एग्जाम्पल दिल्ली के अंदर ही चीफ सेक्रेटरी वर्सेस यूनियन वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट, उनके लड़के के नाम पर प्रॉपर्टी पाई गई है द्वारका एक्सप्रेस वे। इसके अलावा डीएम ऑफ नोएडा रीजन, हाथी पार्क बनता है, उसके अंदर उनका लेना देना 300 करोड़ की प्रॉपर्टी निकल के आती है एज पर द मीडिया रिपोर्ट। किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में आप शामिल हैं पता लग गया है, यानी आपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिसबिहेव किया। दूसरा, आप किसी भी तरीके से किसी प्रॉफिट के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन प्रूव हो जाती, यानी आप किसी पीएसयू के अंदर हैं और उस पीएसयू के आपने शेयर खरीदे हुए। दूसरा, आपके अंडर गृह कोड के मैटर्स आते हैं और आपने रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्टर को बोला हुआ कि 2 फ्लैट जो है मेरे नाम करवाइए, आप मेरी बीवी के नाम करवाइए, मेरे बच्चों के नाम करवाइए, इस तरीके से आपने करवाया हुआ। इन सारी ही चीजों के अंदर यानी प्रॉफिट आपने किसी भी तरीके से लिया हुआ है भारत सरकार के मुद्दों में या स्टेट सरकार के मुद्दों में, देन यू विल बी लायबल फॉर द मिसबिहेवियर, और आप जो है सस्पेंड नहीं टर्मिनेट किए जाओगे बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पर सस्पेंशन नहीं होता, सस्पेंशन स्टेट करता है, टर्मिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, प्रेसिडेंट करता है। टर्मिनेट के बाद आप नॉर्मल आदमी है, सस्पेंशन के बाद आप स्थायी रूप से जो है बाहर हो जाते हैं सर्विस से कुछ टाइम पीरियड के लिए, छुट्टी पे जिसपे बोला जाता है। तो दीज आर द प्रोविजंस ऑफ रिमूवल। हमने देखा एक जो है आप इंसॉल्वेंट कंगाल है, दूसरा आपकी बॉडी और माइंड अच्छे से काम नहीं करती इंफिमिटी है, और तीसरा पेड एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, और चौथा रीजन मिसबिहेवियर किया कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होगा। ये कुछ प्रोविजन है।
बाइंडिंग होगी सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर जब हटाना होगा। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो जब चेयरमैन नहीं है तो उनकी जगह मेंबर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। कब? जब वैकेंसी आ गई, यानी रिजाइन कर दिया, बीमार हो गए हैं, कहीं चले गए हैं। इसके अलावा एब्सेंट। अब अगर बात करें रिमूवल की, हमने देख ही लिए, तो रोल क्या है? मेरिट सिस्टम का वॉचडॉग। जब हम बात करते हैं यूपीएससी और एसपीएससी, तो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं कि यूपीएससी के अंदर करप्शन जैसे मामले नहीं होंगे। क्यों? सेंट्रलाइज एजेंसी है, मेरिट और इसको अपहोल्ड करती है। इसके अलावा एनोनिमस सिस्टम पर काम करती है। आपको यही नहीं पता कि पेपर छप कहाँ रहा है, किसने छापा, पैकिंग किसने की, क्या हुआ। फुल एनोनिमिटी। इसके अलावा आरटीआई भी अप्लाई होती है, लेकिन उसके अंदर भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट रिलीज टू द कॉमन मैन, कॉमन पब्लिक के सामने नहीं आती है। सीक्रेट प्रोविजन के अंदर, यानी क्लोज लेटर के अंदर, कोर्ट के अंदर दी जाती है, और वो सिर्फ जज को ही अलाउड होता है पढ़ना। इसके अलावा वो भी कोडेड फॉर्म में होती है, तो चांस ही नहीं है कि किसी भी तरीके का मिसमैनेजमेंट। इसके अलावा क्या क्या चीजों को डील करती है ऑल इंडिया सर्विसेज? तीन तरीके की, आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव, पीएस पुलिस सर्विस, एफएस फॉरेस्ट सर्विस। इसके अलावा सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, जिसके अंदर रेलवे से लेके, कस्टम से लेके, डानिक से लेके सारी सर्विस आती है। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि यूपीएससी सिर्फ आपका एग्जाम ले रही है और आपको सिलेक्ट कर, आपको जो है, आपको मार्क्स देके आपको क्वालिफाई कर रही है, आपको सिलेक्ट नहीं कर रही। सिलेक्ट करने के लिए मिनिस्ट्री है। कौन सी? डीओपीटी। डीओपीटी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है, यानी ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, जो कि सेंट्रल मिनिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री। इसके अलावा जो यूपीएससी है, उसका रोल जो है खाली यहीं तक नहीं है, रिकमेंड भी करते हैं। किन को? प्रेसिडेंट को कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को कर सकती है। किन मैटर्स पर? डिसिप्लिनरी मैटर पर। आपका अफसर जो है ढंग से काम नहीं कर रहा है, हम बताएंगे कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है, लगाइए। इसके अलावा जो चार्टर है, चार्टर के हिसाब से फॉलो नहीं कर रहे हो, आप यूट्यूबर बने पड़े हो, आपके ऊपर यूपीएससी से डिसिप्लिनरी एक्शन की एडवाइस आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो आप एडवाइस देते हैं, ये वाली एडवाइस आपकी बाइंडिंग नहीं होगी, रिकमेंडेटरी नेचर की। इसके अलावा अगर बात करें तो क्या क्या इंडिपेंडेंस? पहला, आपको रिमूव किया जाएगा जैसा कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया, अभी हमने बताया। इसके अलावा आपको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, जिसका क्या मतलब है कि आप अपॉइंट किए गए हो, इसका मतलब ये नहीं हो प्लेजर पे हो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है वैसे ही आप काम करेंगे, किसी के दबाव में, विदाउट फियर एंड फेवर, विदाउट इल और विल आप काम करेंगे। इसके अलावा जो भी आपका एक्सपेंडिचर होगा, चार्ज होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर, वोट अलाउ नहीं है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा तो छेड़ ही नहीं सकती। इसके अलावा चेयरमैन जो है और मेंबर दूसरी सर्विसेज के लिए अलाउड नहीं है। एक बार 65 साल हुई आपने, आप सर्विस से बाहर, आप कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर सकते। प्राइवेट सर्विस के अंदर भी, प्राइवेट कोचिंग के अंदर भी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के अंदर भी एज अ एजुकेशनिस्ट आप नहीं जा सकते, एज ए एग्जामिनर आप नहीं जा सकते, पूरा बैन है आपके लिए। इसके अलावा जो चेयरमैन है वो तो कुछ कर ही नहीं सकते 65 साल के बाद, और जो मेंबर्स हैं अगर उनके पास टाइम पीरियड है, 62 साल के हुए, 63 साल के हुए, तो 2 साल के लिए आप चेयरमैन बन सकते हैं, इतना आपके लिए अलाउड है। कोई दूसरी सर्विस आपके लिए भी बैन है। इसके अलावा जो एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं, उनके लिए भी बैन है, लेकिन अगर यूपीएससी के लिए आना चाहते हैं और उम्र है तो आ सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जब हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिनरी मैटर्स की, तो डिसिप्लिनरी मैटर्स के अंदर ही हम देखते हैं कि क्या क्या डिसिप्लिनरी कर सकते हैं। पहला, सेंश्योर कर सकते हैं, यानी आप जो है, सेंश्योर का मतलब आपने कुछ काम डिसअप्रूव कर दिया। दूसरा, आप इंक्रीमेंट को रोक सकते हैं, प्रमोशन को रोक सकते हैं, छोटी मोटी फीस लीजिए उनसे, क्या आपने किया, आपके ऊपर पेनल्टी लग रही। आपने डिमोशन कर दिया। डिमोशन करने का मतलब क्या है? आपको बनना था डीसीपी, आप बना दिए गए हो एडी, असिस्टेंट डीसीपी। रिटायरमेंट, कंपलसरी रिटायरमेंट, आप काम नहीं कर रहे हैं, बहुत चार्जेस आ रहे हैं, आरटीआई भरी पड़ी है आपके खिलाफ, आपको रिटायर किया जा रहा है। कंपलसरी रिटायरमेंट के लिए भी यूपीएससी रिकमेंड कर सकती है। रिमूवल फ्रॉम सर्विस, आपने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आपको रिमूव ही करना पड़ेगा। और डिसमिस फ्रॉम द सर्विस, डिसमिस का मतलब और रिमूवल में इतना ही फर्क है। डिसमिस के लिए आप एडजर्नमेंट सिन डाई के लिए डिसमिस हो गए, यानी कोई टाइम नहीं बताया, आप डिसमिस, जब मन करेगा सरकार का बुला लेगी और दोबारा से आप ड्यूटी पर आ जाएंगे। रिमूवल का मतलब आप बाहर। इसके अलावा यूपीएससी कुछ और भी बताती है कि अगर मान लीजिए कि कोई सिविल सर्वेंट है और अपनी लीगल प्रोसीडिंग, उसके ऊपर कोई चार्ज लगाया किसी ने, कोर्ट के अंदर उसको जाना पड़ा, केस लड़वाना पड़ा, कैट के अंदर जाना पड़ा, या फिर नॉर्मल कोर्ट के अंदर जाकर उसे वकील हायर कर केस लड़वाना पड़ रहा है, तो आप उसको रिम्बर्स भी दीजिए, क्योंकि उसकी ऑफिशियल ड्यूटी थी काम करना, लेकिन वो
लीगल मैटर्स के अंदर भी फंसा पड़ा है, उसको आप रिम्बर्स करिए। इसके अलावा अगर जो केस उसके ऊपर लगा और वो साबित नहीं हुआ, तो आप उसको जो है पेनल्टी भी लगेगी जिसने लगाया, और उनको पैसा भी भरना पड़ेगा उसकी मेंटल एगोनी के लिए, जो कि करोड़ों में भी होता है। इसके अलावा आप रेगुलराइजेशन कर दीजिए सर्विस, यूपीएससी कर सकती है। अगर आपको लेटरल एंट्री में लाया गया, आपका काम इतना अच्छा है कि देश की पूरी तरक्की हो रही है, आपको रेगुलराइज कर दिया, आप पे आ गए हैं सरकार से। इसके अलावा आपका जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा दिया जा सकता है। आप 1 साल के लिए आए थे एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मान लीजिए, लेकिन आपको टाइम पीरियड हम 2 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, आपका काम अच्छा है। इसके अलावा जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड काम है, तो सारा हर काम में यूपीएससी आपको रिकमेंड कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही करेगी। और अगर मान लीजिए कि यूपीएससी ने कंसल्ट नहीं दिया या फिर नहीं दे पाई, तो एग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट, यानी पब्लिक सर्वेंट ये नहीं कह सकता कि यूपीएससी से की रिकमेंडेशन आने दीजिए तब मेरे ऊपर आप केस लगाइएगा या मुझे डिसमिस कीजिएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 99.55 नहीं, 100% पावर है। यूपीएससी की बस रिकमेंडेशन वो ले सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूपीएससी का अगर जुरिस्डिक्शन एनलार्ज करना हो, तो पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है, गवर्नमेंट के पास नहीं है, पार्लियामेंट कानून बना के कर सकती है। और किसी और अथॉरिटी को भी अगर उसका पेपर दिलवाना है, कोई नई अथॉरिटी बनाई, कोई नई सर्विस बनाई, उसका भी लॉ बना करके यूपीएससी को सोच सकते हैं कि आप इसका जो है करिकुलम बनाइए, नोटिफिकेशन कैसे बनेगी वो बताइए, एग्जामिनेशन कैसे होगा, रिजर्वेशन के प्रोविजन कैसे लगे, सब आप बताइए। इसके अलावा जो यूपीएससी साल में एक बार प्रेसिडेंट साहब को जो है रिपोर्ट देती है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट की टेबल पर रखते हैं, डिस्कस होता है कितनी अपॉइंटमेंट हुई, कितने आईएएस आईपीएस बने, इसके अलावा कितने जो है नहीं बन पाए, सारी चीज सारा डिटेल दिया जाता है। इसके अलावा जो रिपोर्ट होती है वो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ यूनियन कैबिनेट, जो कि स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, 31 स्टैंडिंग कमेटी, उनके अंदर से एक इंपॉर्टेंट कमेटी है, उसको स्टडी करती है। और यूपीएससी से रिलेटेड जो भी ग्रांट देना होता है, पैसा देना होता है, वो सारा उस रिकमेंडेशन, उस कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर भी तय होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो क्या क्या लिमिटेशन है, तो हम बात करते हैं कि कुछ मैटर्स यूपीएससी से बाहर लिए गए। पहला, आप रिजर्वेशन के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते कि रिजर्वेशन दीजिए किसी अपॉइंटमेंट के अंदर, वो सरकार तय करेगी, कितनी देनी है वो सरकार तय करेगी। इसके अलावा आप जो है डिप्लोमेटिक नेचर की जितनी भी सर्विस है, जैसे कि हमारे सिक्योरिटी एनक्लेव्स हो गए, इसके अलावा हमारी डिफेंस सर्विसेज हो गई, हमारी ग्रुप सी एंड डी की सर्विस हो गई, जहाँ पे एसएससी और एनटीए जैसे एजेंसी हैं, उनके ऊपर आपका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी सर्विस को यूपीएससी से बाहर भी ले सकते हैं, क्योंकि एक नई एजेंसी को बना देते हैं, और उसको, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई साइंटिफिक एग्जाम है और साइंटिफिक एग्जाम के लिए यूपीएससी की एक्सपर्टीज के ऊपर डाउट है प्रेसिडेंट को, तो वो बोल सकते हैं कि सीएसआईआर एग्जाम करा देगा, इनका साइंटिफिक एक्सपर्टीज उनके पास है, वो करा देगा, इसरो करा देगा। तो ऐसा प्रेसिडेंट कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है कि प्रेसिडेंट जब ऑल इंडिया सर्विसेज के ऊपर या सेंट्रल सर्विसेज के ऊपर कोई रेगुलेशन बनाते हैं, तो उसमें यूपीएससी का कंसल्टेशन उन्हें लेना चाहिए, शुड, बट इट इज नॉट नेसेसरी ऑन हिम। और जो भी रेगुलेशन वो लेते हैं, पार्लियामेंट उनको अपील भी कर सकती है, रिपील भी कर सकती है। तो दिस इज रिगार्डिंग दी यूपीएससी। अगर हम बात करें 315 से लेकर 323 तक, ये सारी चीजें मेंशन। तो आज हम अपना जो जर्नी है You कॉन्स्टिट्यूशन की, can just focus upon how aggrieved civil servant, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, आपने उस पर वैसे प्रकाश डाला था। बट देन कैन यू टॉक अबाउट द सीक्वेंस कि एक सिविल सर्वेंट क्या जाएगा, कैसे जाएगा? दैट इज ऑल्सो मेंशन इन द आर्टिकल कि फंडामेंटल राइट सिविल सर्वेंट्स के या फिर कोड ऑफ कंडक्ट जो उसकी ड्यूटी का है, इन दोनों में क्या क्लासिफिकेशन है, या दोनों पैरेलली वेयर दे स्टैंड? ओके, That will थैंक यू be सर very फॉर fruitful for all the aspiring future officers, including you. यस सर, थैंक यू। तो जब हम बात करते हैं ऑफिसर्स की, जो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, तो उनके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो आम इंसान के मुकाबले उनके ऊपर थोड़े चेक्स एंड बैलेंस होते हैं, और वो चेक्स एंड बैलेंस आते हैं आपके ऑल इंडिया सर्विस रूल्स, जो कि 1951 एक्ट के अंदर है।
इसके अलावा आपके कंडक्ट रूल्स हैं और आपके सर्विस रूल्स। ये 3 तरीके के जो रूल्स हैं ये आपकी सर्विस के अंदर आपको पढ़ाए जाते हैं आपकी ट्रेनिंग के दौरान, और मिड टर्म ट्रेनिंग भी आपकी होती है जिसके अंदर आपको रियलाइज किया जाता है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके ऊपर जो सुपरविजन रहेगा वो इन 3 आर्टिकल्स का रहेगा, जो कि आपको बताते हैं आपके ऑल इंडिया सर्विस पर्सनल होने के नाते आपके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपके कंडक्ट क्या होंगे, आपके सर्विस रूल्स क्या होंगे। तो इसके अंदर आपको अगर मैं एग्जांपल लूं इन 10 to 15 सेकेंड्स, तो आपका कंडक्ट क्या होता है और आपके सर्विस रूल्स क्या कहते हैं। पहला, आपकी जो ड्यूटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जो है पब्लिक ब्रीफिंग नहीं कर सकते हैं, पब्लिक डाटा, पब्लिक रिकॉर्ड, पब्लिक डिसीजन आप जो है प्राइवेट के अंदर भी नहीं बता सकते, अपनी फैमिली को भी बना नहीं बता सकते। इसके अलावा पब्लिक प्रेस ब्रीफिंग्स के अंदर भी आपके लिए बताना अलाउड नहीं। इसके अलावा हायरार्की का प्रिंसिपल जो है वो भी आपके लिए मेंशन है, आपको हायरार्की मेंटेन कर रही है, जो भी आपके सीनियरिटी में जो प्रिंसिपल्स हैं उनको एडर करना है, सीनियर कमांड को फॉलो करना है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि किसी ऑफिसर के ऊपर कोई चार्ज है कि आपने XYZ जो है डील नहीं किया ढंग से, ग्रीवियंस आई और आपने उसको एंटरटेन नहीं करवाया, तो सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आप कैट के जरिए जाइए। अगर आपके साथ गलत हुआ आपको लगता है तो कैट में जाइए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, वहां पर तो ग्रीवेंस मिलेगा। अगर वहां भी नहीं मिलता है तो आप अपील करके कोर्ट में जाइए, और मान लीजिए कि आप कोर्ट में जाते हैं तो वहां पर आप बोल सकते हैं कि यूपीएससी को बोला गया है कि आप ऑफिसर की प्रोटेक्शन के लिए एडवाइस दीजिए, रिकमेंडेशन दीजिए, उसकी मेंटल एगोनी हर्ट ना हो, उसके जो सर्विस रूल्स है वो हर्ट ना हो, उनके लिए आप रिकमेंडेशन दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसमें आप जो उनको पेनल्टी से बचवा सकते हैं, आप उनको जो फीस होती है जो कि लगानी है वो भी लगा सकते हैं, और जिसमें हमने बात की